गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। सभी लोग क्लास में आ जाइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू एवरीवन। सारे लोग लाइव क्लास में आ जाएंगे। सभी लोग क्लास में आइए। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो आज का जो हम लोग का क्लास है वो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसमें मतलब मेडिकल सर्जिकल में भी ये हो सकता है, सब्जेक्ट में जो सर्जिकल नर्सिंग आता है उसमें भी ये हो सकता है, और ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में भी आएगा ये चैप्टर। मेनली चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का इसमें हम देखेंगे। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट का हम देखेंगे? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जिसको हम पीडियाट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसे ही पीडियाट्रिक नर्सिंग भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग आज के चैप्टर में जो इस सब्जेक्ट का आज का चैप्टर है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। आज के इस चैप्टर में हम डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और वॉमिटिंग, इस 3 मेन कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसके वजह से बच्चों में डेथ रेट देखने को मिलता है। बच्चों में डेथ होने के चांसेस होते हैं। ये जो 5 साल से कम एज वाले बच्चे होते हैं ना, इनमें ये डायरिया, वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन से डेथ होता है। मेनली डायरिया से डेथ होता है। ठीक है, किससे होता है? डायरिया से। आई एम चूजिंग द डार्क कलर। ठीक है, जो डायरिया है, इस डायरिया से क्या होगा? डायरिया को हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में हम क्या कहते हैं? लूज मोशन, मतलब इंग्लिश में लूज मोशन ही कहते हैं डायरिया को, और हिंदी में इसे दस्त लगना या दस्त कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डायरिया के बारे में पढ़ेंगे। क्लास को हम आगे बढ़ाने के पहले मैं आप लोग से ये जानना चाहूँगी कि डायरिया क्या होता है। ठीक है, आप लोग डायरिया के बारे में क्या जानते हैं? बच्चों में अगर डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, दस्त हो रहा है, तो इसको आप कैसे बता सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्लीज़ कमेंट में सारे लोग बताएंगे। सारे लोग कमेंट में ये बताइए कि डायरिया क्या होता है, दस्त क्या होता है। जो भी जानते हैं बताइए। गलत है, सही है, वो तो बाद में देखेंगे। पहले आप बताइए, सारे लोग बताइए। सारे लोग बताएंगे कि डायरिया क्या होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है कि डायरिया क्या है? जिसमें कि जो स्टूल है वो वाटरी होगा। ठीक है, यानी कि पानी की तरह जो पॉटी है वो निकलेगा, उसी को डायरिया कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये कितनी बार हो रहा है। तो एक दिन में अगर 3 बार या उससे ज़्यादा होता है ना, और पानी की तरह मतलब स्टूल पास हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? डायरिया कहेंगे। ठीक है, तो जिनका सही है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिनका थोड़ा बहुत अगर रह गया, बीच में ये छूट जाता है कि एक दिन के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा बार अगर डायरिया हो रहा है तो ये चीज़ ऐड करना है। 3 बार होना चाहिए, 3 बार से ज़्यादा होना चाहिए एक दिन के अंदर, तभी उसे हम डायरिया कहेंगे। और जो स्टूल पास होगा वो कैसा होगा? बिल्कुल पतला होगा, पानी की तरह होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि यहाँ एक आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये डायग्राम टाइप से, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो आप लोग को दिख रहा है ये पोर्शन, ये क्या है? ये क्या है? कमेंट कीजिए, ये क्या है?
ये क्या है, इंटेस्टाइन है, ये हमारा इंटेस्टाइन है। इसी से इंटेस्टाइन यानी आंत जिसको हम कहते हैं, इस आंत से ही क्या होता है, जो खाना होता है, भोजन है, वो एब्जॉर्ब होने के बाद, पचने के बाद जो बाकी का बच जाता है वो वेस्ट प्रोडक्ट में बन जाता है, और वो वेस्ट क्या होता है, फिर बाहर निकलता है नॉर्मली। लेकिन उसका कंसिस्टेंसी जो होता है, यानी कि जो उसकी सांद्रता रहेगा, जो उसका मतलब कैसा टेक्सचर होगा, जो तो वो कैसा होगा, वो होगा मतलब नॉर्मल होगा, ना तो वो वाटरी होता है और ना ही बहुत हार्ड होता है, वो नॉर्मल होता है। ठीक है, लेकिन डायरिया के केस में क्या होगा, दस्त के केस में क्या होगा कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा, फूड का जो बचा हुआ रहेगा वेस्ट, ये क्या होगा, बिल्कुल पानी की तरह निकलेगा। कैसा निकलेगा, बिल्कुल पानी की तरह डायरिया में निकलता है। आप देख सकते हो इस तरह से पानी की तरह ये निकल रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, डायरिया कहेंगे। जो कितना 3 या 3 से ज़्यादा बार, 3 या 3 से ज़्यादा बार क्या होता है, एक दिन के अंदर होता है। ठीक है, अब चलिए हमने डायग्राम देख लिया, अब हम देखेंगे थ्योरी के पार्ट से कि इसे क्या कहते हैं, क्यों होता है, इसके कितने टाइप्स हैं, और इसका मैनेजमेंट, साइन, सिम्टम सारा कुछ देखेंगे डिटेल से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पीडीएफ के थ्रू, थ्योरी के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस पूरे चैप्टर का नाम है दस्त, वमन एवं कब्ज। ठीक है, यानी इसी को इंग्लिश में हम डायरिया, वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे डायरिया के बारे में, यानी कि दस्त के बारे में। क्या पढ़ेंगे, डायरिया के बारे में। ठीक है, हम लोग का आज जो है वो हम पढ़ रहे हैं डायरिया के बारे में। क्या होता है डायरिया, क्या होता है दस्त। ये होता है कि सामान्य से अधिक पतले एवं बार बार मल त्याग को हम क्या कहते हैं, दस्त रोग कहते हैं, या फिर डायरिया कहते हैं। जो क्या होगा, बिल्कुल वो अधिक पतला होगा और बार बार मल त्याग होगा। क्या होगा, बार बार मल त्याग होगा, उसे हम क्या कहेंगे, दस्त रोग कहेंगे। इसी को इंग्लिश में हम डायरिया और हिंदी में दस्त कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। इसके अलावा डायरिया का अर्थ है, डायरिया का अर्थ है कि एक दिन में 3 या अधिक बार पतले या पानी जैसा मल का त्याग, इसको हम क्या कहेंगे, डायरिया कहेंगे। ठीक है, पानी की तरह होगा और 3 या 3 से ज़्यादा बार होगा। 2 चीज़ आपको याद रखना है एग्जाम में, इसी तरह से आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपको इसी के बेस पे करेक्ट करना है। इसके अलावा लेकिन बच्चों, बुजुर्गों और कमज़ोर रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले में ये गंभीर रूप ले लेता है। ऐसे तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा समस्या नहीं है, पाचन का समस्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये जस्ट पाचन का समस्या है। लेकिन जो बच्चे होते हैं छोटे, जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होती है, जो बूढ़े होते हैं उनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होती है, और जो वैसे लोग जो जिनका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो ऐसे लोगों में 3 बार में ही क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। 3 बार में ही उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है। ठीक है, एक गंभीर रूप ले लेता है। तो इसलिए ये बच्चे, बुजुर्गों और जो कमज़ोर लोगों, कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले, वीक इम्यून सिस्टम वाले लोग होते हैं, उनमें ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब इसके अलावा कि दस्त रोग विकासशील देशों में 5 वर्ष से छोटे बच्चों में रुग्णता यानी कि मॉर्बिडिटी, स्वास्थ्य केंद्र पर आगमन, अस्पतालीकरण एवं मृत्यु का एक बड़ा कारण है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि जैसे विकासशील देश हमारा जैसे इंडिया है, एक विकासशील देश है, एक डेवलपिंग कंट्री है। ऐसे कंट्री में जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा बीमारी की जो दर है, जिसको हम मॉर्बिडिटी कहते हैं, रुग्णता कहते हैं, ये बीमारी की दर जो है वो डायरिया को माना जाता है। हॉस्पिटल में अगर आ रहा है बच्चा, तो उसको भी डायरिया को माना जाता है कि मोस्टली डायरिया के केसेस में ही बच्चे हॉस्पिटल में आते हैं, और वहाँ एडमिट होंगे, अस्पतालीकरण होगा। और अगर मृत्यु भी हो रहा है, जैसा कि मैं क्लास के स्टार्टिंग में ही बताई कि डायरिया कितना खतरनाक है कि इसके वजह से बच्चों की डेथ भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को।
हॉस्पिटल में आना, विजिट करना, वहाँ स्टे करना, रुकना और उसके वजह से मृत्यु हो जाना, तो ये इन सब के पीछे एक ही कारण होता है, मेन जो है वो है डायरिया, दस्त। ये 5 साल के कम उम्र वाले बच्चों में देखने को मिलता है, जो काफ़ी खतरनाक है और इससे इसीलिए मतलब इसको बहुत ज़रूरी होता है रोकना। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके टाइप्स के बारे में कि डायरिया जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो डायरिया जो है, पहला तो अगर हम देखें अवधि के आधार पे अगर बांटे, तो डायरिया को अवधि के आधार पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप में। एक है एक्यूट डायरिया यानी कि अल्पकालीन या तीव्र दस्त रोग, और दूसरा होता है क्रॉनिक डायरिया जिसको हम दीर्घकालीन या दीर्घस्थायी या सतत दस्त रोग कहते हैं। ठीक है, तो अब हम दोनों के बारे में जानेंगे। जहाँ पर भी आपको एक्यूट दिखे ना, जहाँ पर भी आपको एक्यूट दिखे, इसका यही मतलब है कि वो मतलब उसका ऑनसेट जो है बहुत फास्ट हुआ है, बहुत जल्दी वो शुरू हुआ, कम समय के लिए रहा और फिर वो ठीक हो गया, उसी को हम एक्यूट डायरिया कहेंगे। और क्रॉनिक जो होता है ना, वो समझ लीजिए कि बहुत लंबे समय तक बीमारी रहा और मतलब उससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होता है, वो खतरनाक होता है। ठीक है, जो क्रॉनिक होता है, नाम से ही लग रहा है। लेकिन एक्यूट वाला तो कम टाइम के लिए रहेगा और 1 वीक के अंदर अंदर वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल से जानते हैं। एक्यूट डायरिया जो है यह सामान्यतः संक्रमण, जो क्षोभ यानी कि इरिटेशन या दस्तावर औषधियों के अनुचित प्रयोग से उत्पन्न दस्त रोग है, जो कि 14 दिन के से कम अवधि में स्वतः या उपचार द्वारा ठीक हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 वीक्स बताया है, 14 डेज। ठीक है, ये 14 डेज में ठीक हो जाएगा खुद ही से या फिर दवा से। इसका जो सामान्यतः यह संक्रमण से होगा, यानी कि जो एक्यूट डायरिया है वो इन्फेक्शन के वजह से होगा या फिर इरिटेशन के वजह से होगा या फिर कुछ ऐसी अगर दस्त वाली ही दवा ले लेते हैं ना, तो उसके वजह से ये बीमारी देखने को मिलता है। ठीक है, और ये खुद ही ठीक भी हो जाएगा। लेकिन जो क्रॉनिक है ना, अब आपको ये याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो एक्यूट डायरिया है यानी कि जो मतलब एक टेम्परेरी होता है, कुछ दिन के लिए होता है, ये कितने दिनों में ठीक हो जाता है? ये हो जाएगा 14 डेज में। कितने दिनों में? 14 दिनों में, 14 डेज में, 2 वीक्स में। ठीक है, सारे लोग समझ गए? क्लियर है? चलिए, इसके अलावा जो दीर्घकालीन है या दीर्घस्थायी या सतत दस्त रोग है, जिसको हम क्रॉनिक और परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं, यह कुअवशोषण यानी माल एब्जॉर्प्शन, संरचनात्मक विकार यानी कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज या डिफेक्ट्स, दीर्घावधि प्रदाही रोग यानी क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज, खाद्य प्रत्युर्जता यानी फूड एलर्जी आदि के कारण उत्पन्न होता है, जो 14 डेज या उससे अधिक दिनों तक जारी रहता है एवं बिना उपचार का ये ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो क्रॉनिक डायरिया है वो क्यों होता है, किसके वजह से हो रहा है, तो क्या क्या वजह है, क्या क्या वजह है? ये है कि माल एब्जॉर्प्शन, कुअवशोषण, यानी अगर जो कुछ भी खाया जा रहा है और वो अगर अच्छे से एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, वो अवशोषित ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, दस्त हो जाएगा। दूसरी बात, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, यानी कि मान लीजिए कि आंत में कुछ दिक्कत है, आंत में कुछ दिक्कत है, कहीं कोई मतलब लूज हो गया है आंत, उसका जो नर्व्स होता है जो कंट्रोल करता है उसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को, मतलब संकुचन को और फैलाव को जो कंट्रोल करने वाला नर्व होता है, अगर वो नर्व खत्म हो जाए, जैसे ये है इंटेस्टाइन, ठीक है, ये हो गया इंटेस्टाइन, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन में एक मान लीजिए कि अगर इस पोर्शन में क्या हो गया, जो नर्व है यहाँ का, जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है और ब्रेन से लेकर आता है इम्पल्सेस, तो वो नर्व मान लीजिए यहाँ पर डैमेज हो गया या काम करना बंद कर दिया किसी कारणवश, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के वजह से, तो मतलब हुआ ये कि
जब नर्व ही सप्लाई यहाँ पर नहीं कंट्रोल कर पाएगा कि खाने को रोकना है, थोड़ी देर उसको अवशोषित करना है, फिर हम जो भी है उसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी ये क्या होगा, बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, ये क्या रहेगा, बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। और इस स्थिति में जो भी खाना खाया जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, तुरंत ही वो बाहर निकल जाएगा, थोड़ा सा भी वो रुकेगा नहीं, ठीक है। क्या होगा, थोड़ा सा भी नहीं रुकेगा, वो तुरंत ही बाहर निकल जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कहेंगे। इसे क्या हम कहेंगे, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कहेंगे। इसके अलावा जो क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, यानी कि दीर्घावधि प्रदाही रोग होते हैं, ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ क्या करते हैं कि जो भी बहुत टाइम से अगर कुछ ऐसा है कि आंत में, इंटेस्टाइन में सूजन है, तो उस सूजन के वजह से भी क्या होता है, इस तरह का बीमारी कुछ कुछ होता है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़। तो उसमें क्या होता है कि जो खाना अगर खाता है बच्चा या बड़ा कोई भी, तो वो वहाँ पर रुकेगा नहीं, खाना जो है इंटेस्टाइन के अंदर नहीं रुकेगा और ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये क्या है, बाहर आ जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कहेंगे। तो ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के वजह से डायरिया हो रहा है। इसके अलावा कुछ फूड एलर्जी भी होता है, यानी कि अगर कुछ हम ऐसा खा लेते हैं, बहुत स्पाइसी खा लेते हैं मार्केट का चटपटा, तो उसके वजह से भी क्या होता है, डायरिया होने लगता है, पतला जो पॉटी है वो निकलता है, ठीक है। तो ये सारे कारण हो गए। अब ये कब ठीक होगा, ये 14 दिन के ज़्यादा टाइम के बाद ठीक होगा। और खुद से ठीक नहीं होता है, इसके लिए भी ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। ये खुद से ठीक नहीं होगा, बल्कि इसके लिए भी ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, उपचार करवाना पड़ेगा। तो ये बात क्लियर हो गई। क्रॉनिक डायरिया समझ आया। क्रॉनिक डायरिया किसके किसके वजह से हो रहा है, कमेंट कीजिए आप लोग। बताइए, क्रॉनिक डायरिया किसके वजह से हो रहा है। क्रॉनिक डायरिया किसके वजह से हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो किसके वजह से, जैसे आप लोग बता रहे हो, फूड एलर्जी के वजह से हो रहा है। जो क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होते हैं, इसके वजह से, कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के वजह से भी होता है, संरचनात्मक विकार के वजह से। और कुछ अगर कु अवशोषण हो जाए, यानी कुछ जो खाने के बाद अवशोषित नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी फूड जो है वो बाहर निकल जाता है बहुत जल्दी। इसी को तो डायरिया कहते हैं, ठीक है, इसी को तो डायरिया कहते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया, कॉज समझ आ गया सभी को। हाँ, अब आप लोग बताइए ज़रा, क्रॉनिक डायरिया कितने दिनों बाद ठीक होगा। क्रॉनिक डायरिया कितने दिनों बाद और कैसे ठीक होगा, कमेंट करके बताएंगे। क्रॉनिक डायरिया कितने दिनों बाद और कैसे ठीक होगा। ठीक है, ये कितने दिनों बाद होगा, ये 14 से ज़्यादा दिनों बाद ठीक होगा, और वो भी बिना ट्रीटमेंट का ठीक नहीं होगा। 14 डेज के बाद ही होगा ठीक, और बिना ट्रीटमेंट का नहीं होगा ठीक। इसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दीर्घकालिक जो दस्त रोग होता है, इसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए, खुद से ठीक नहीं होगा। तो ये था जो अवधि के आधार पे हम डायरिया को दो पार्ट में रखेंगे। एक तो हो गया जो अल्पकालीन दस्त रोग है, और दूसरा है दीर्घकालीन दस्त रोग, यानी एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट में क्या था कि ये जल्दी ठीक हो जा रहा था 14 दिन के अंदर, खुद से या किसी उपचार से। लेकिन जो क्रॉनिक है, ये उससे ज़्यादा टाइम में ठीक होगा, और वो भी बिना ट्रीटमेंट का नहीं ठीक होगा। ठीक है, समझ आ गया। अब हम दूसरा टाइप देखेंगे, किस बेसिस पे देखेंगे, रोग प्रक्रिया के आधार पे। यानी कि रोग का क्या प्रक्रिया है, किस तरह से उसमें जैसे अगर डायरिया हो रहा है, दस्त रोग हो रहा है, तो उसमें आखिर आंत में हो क्या रहा है,
इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, ऐसा काम क्या हो रहा है उसके अंदर, आंत के अंदर, कि उसके वजह से जो खाना है वो बिना मतलब पचे, बिना कुछ अवशोषित हुए और बाहर निकल जा रहा है, और वो भी पतले पानी के रूप में। ठीक है, तो क्या क्या उस मतलब आंत के अंदर होने वाली प्रक्रिया के आधार पर हम डायरिया को डिवाइड करेंगे, डायरिया के टाइप्स बनाएंगे। इसमें सबसे पहला, काफ़ी टाइप्स आएंगे इसमें। देखिए, इसमें सबसे पहला होगा सेक्रेटरी या फिर स्रावी दस्त रोग। ठीक है, सेक्रेटरी या स्रावी दस्त रोग। देखिए, दस्त रोग इस प्रकार में आंतों द्वारा अवशोषण में कमी आती है। ठीक है, सेक्रेटरी या फिर स्रावी दस्त रोग में क्या होगा, अवशोषण में कमी आएगा। यानी जो ये इंटेस्टाइन है, इसमें अगर फूड आ रहा है तो ये फूड क्या होगा, अवशोषित ही नहीं होगा इंटेस्टाइन के थ्रू, यहाँ से अवशोषित ही नहीं होगा, जबकि श्रावण बढ़ जाता है। अब देखिए, एक तो ये जो फूड हम खा रहे हैं वो हमारे ब्लड में नहीं गया, हमारे बॉडी के थ्रू अवशोषित नहीं हुआ, और उल्टा क्या हो रहा है कि जो हमारा ब्लड का कुछ अमाउंट है, कुछ सिक्रीशंस है, वो इंटेस्टाइन में आ रहा है, फ्लूइड ये सब इंटेस्टाइन में आ रहा है, आंत में आ रहा है। तो इधर उल्टा हो रहा है सिस्टम, ये स्रावित हो रहा है। क्या स्रावित हो रहा है, जो भी फ्लूइड है वो और इधर से घस के और आ रहा है आंत में या इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इसके वजह से जो खाना है, जो हमने खाया, वो खाना और पतला हो गया, क्योंकि ब्लड से पानी कहाँ आ गया, इंटेस्टाइन में आ गया, और एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं। तो इस कंडीशन में जो खाना है वो बिल्कुल पतला सा हो गया, और फिर वही निकलता है। ऐसा कब कब होगा, जैसे कि हैजा, हैजा यानी कॉलरा। कॉलरा में जो होता है ना, वो राइस टाइप का, जैसे राइस वाटर होता है ना, उस तरह का स्टूल निकलता है, पानी के जैसा। जो चावल का पानी, जब माड़ जिसको हम कहते हैं, तो उस तरह का स्टूल पास होता है हैजा में, कॉलरा में। और ये किसके संक्रमण से होता है, इकोलाई बैक्टीरिया के संक्रमण से। जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है, इस्चेरिचिया कोलाई इसका पूरा नाम है। तो इस बैक्टीरिया के वजह से क्या होता है, संक्रमण होता है, और इसी संक्रमण से ये बीमारी होता है कॉलेरा या हैजा, जिसमें कि चावल के पानी की तरह स्टूल पास होता है। ठीक है, स्टूल पास होना का समझ रहे हो, मतलब दस्त होना। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी डायरिया में क्या होगा, सेक्रेटरी डायरिया में क्या होगा, इसमें अवशोषित होने के जगह स्रावित होगा। क्या स्रावित होगा, जो भी हमारे ब्लड में फ्लूइड है वो इंटेस्टाइन के अंदर आना शुरू होगा, और उससे क्या होगा, जो इंटेस्टाइन में, आंत में खाना है वो और ज़्यादा पानी में घुलकर पतला हो जाएगा, फिर वही बाहर निकलेगा। इसको हम क्या कहेंगे, सेक्रेटरी डायरिया कहेंगे। बिल्कुल समझ आया। आप लोग थोड़ा सा सुनने पे ज़्यादा फोकस करो कि मैं क्या बोल रही हूँ, उसको सुनो और इमेजिन करो। मतलब एक सोचो, सुनो और सोचो कि हाँ, सेक्रेटरी नाम से क्या पता, कुछ सिक्रीट हो रहा है, कुछ स्रावित हो रहा है। अब वो क्या स्रावित हो रहा है, पानी की तरह फ्लूइड स्रावित हो रहा है, और वही फ्लूइड क्या कर रहा है, जो इंटेस्टाइन के अंदर खाना हमने खाया था, जो अवशोषित नहीं हुआ, उसमें वो पानी घुलकर उसको और पतला कर दिया, और फिर वही पानी की तरह बाहर निकल गया। इसको हमने क्या कह दिया, सेक्रेटरी डायरिया कह दिया। बोलिए, क्लियर है, सभी को क्लियर है, यस और नो? कमेंट कीजिए, सभी को क्लियर है? ठीक है, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे, दूसरा जो टाइप है। अब आपको देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ये सेक्रेटरी डायरिया जो है, इसका उदाहरण क्या हो सकता है, या हैजा किस तरह का डायरिया, हैजा में किस तरह का डायरिया हो सकता है। तो आप आंसर कीजिएगा सेक्रेटरी डायरिया, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब दूसरा हम टाइप देखेंगे, दूसरा है पराशरणी दस्त रोग, या फिर जिसको हम ऑस्मोटिक डायरिया कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें आंत में पराशरण दाब में असंतुलन के कारण तरल पदार्थों का आंतों में खिंचाव होने लगता है। देखिए, इसमें भी वही काम हो रहा है,
इसमें भी जो तरल पदार्थ है, फ्लूइड है, वो आंत में ही आ रहा है। लेकिन एक चीज का इसमें ऐड किया गया है, वो है परासरण दाब। वो क्या ऐड किया गया? परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है? जो फ्लूइड के बीच में, पानी के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो प्रेशर होता है, उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के वजह से क्या होगा कि जो पानी है वो जो कम कंसंट्रेशन होगा वहाँ से ज़्यादा कंसंट्रेशन में जाएगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, जो मतलब जहाँ पर लो प्रेशर रहेगा वहाँ से क्या जाएगा, हाई प्रेशर में जाएगा। इस उल्टा होता है। और डिफ्यूज़न में क्या होता है, हाई टू लो जाता है। ठीक है, तो यहाँ परासरण दाब के वजह से आंत में क्या हुआ, इसमें परासरण दाब में असंतुलन हुआ। मतलब पहले जैसे नॉर्मल होता ये है कि हाई टू लो जाता है ना। हमारे पूरे शरीर में जो फ्लूइड है वो जहाँ पर ज़्यादा रहेगा वहाँ से कम की ओर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर में होगा कि जो कम फ्लूइड रहेगा, कम जहाँ पर फ्लूइड रहेगा वहाँ से ज़्यादा फ्लूइड की ओर जाएगा। ठीक है, ज़्यादा फ्लूइड की ओर जाएगा। क्लियर है? तो इसमें अगर असंतुलन हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में अगर असंतुलन हो जाता है, तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से जो फ्लूइड है वो आंत में खिंचाव होने लगेगा, फ्लूइड जो है आंत में आने लगेगा और फिर वो डायरिया कहलाएगा। डायरिया के थ्रू मतलब वही दस्त बन जाएगा। समझ आ गया? परासरणी दस्त रोग का इतना ही याद रखना है आपको कि इसमें परासरण दाब जो है वो असंतुलित हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर असंतुलित हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इसके वजह से दस्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड है जो टाइप, वो है गतिशीलता संबंधी दस्त रोग, जिसको इंग्लिश में हम मोर्टिलिटी रिलेटेड डायरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मोर्टिलिटी रिलेटेड डायरिया। देखिए, मोर्टिलिटी या फिर गतिशीलता, यानी अगर जैसे खाना जो हमने खाया वो मतलब क्या है, कमी या अधिकतम के कारण, मतलब गतिशीलता क्या हुआ, जो खाना हमने खाया वो आंत के अंदर रुका ही नहीं, वो बहुत जल्दी फास्ट ही गतिशील हो गया और आगे बढ़ गया, तो वो फिर बाहर निकल जाएगा शरीर से। रुकता है तब तो वो पचेगा, अवशोषित होगा जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं इंटेस्टाइन से। लेकिन अगर इंटेस्टाइन के अंदर, आंत के अंदर रुकेगा ही नहीं खाना, तो फिर वो क्या अवशोषित होगा, वो तो बिल्कुल बाहर निकल गया सारा का सारा। ठीक है, तो ये गतिशीलता संबंधी दस्त रोग कहलाएगा, यानी कि मोर्टिलिटी रिलेटेड डायरिया कहलाएगा। क्लियर है? कमेंट कीजिए क्लियर है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डायरिया श्लेष्मा पर आक्रमण संबंधी दस्त रोग, जिसको डायरिया रिलेटेड टू म्यूकोजल इन्वेजन कहते हैं। ठीक है, यानी श्लेष्मा पर आक्रमण संबंधी दस्त रोग। यानी श्लेष्मा क्या है? श्लेष्मा जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर का जो मेम्ब्रेन होता है ना, लेयर होता है अंदर का, इस अंदर के लेयर को हम श्लेष्मा या म्यूकोजा कहते हैं। इसकी अखंडता और निरंतरता अगर बाधित हो जाती है, यानी ये अगर इसकी इंटीग्रिटी सही नहीं रहती है, ये एक लाइन में नहीं रहता है, इसमें अगर कहीं भी इंजरी हो गया, चोट लग गया और ये अगर फट उठ गया, तो इसके वजह से क्या होता है, इस तरह की डायरिया रिलेटेड म्यूकोजल इन्वेजन होता है। ठीक है, समझ आया? इसमें क्या हुआ, जो श्लेष्मा है, अंदर की लेयर है इंटेस्टाइन की, इसके अंदर कहीं इंजरी हो गया, रप्चर हो गया, तो उसके वजह से श्लेष्मा पर आक्रमण संबंधी दस्त रोग होता है। बताइए, क्लियर हुआ? सभी में एक एक मेन पॉइंट याद रखना है, वो मैं लास्ट में समराइज कर दूंगी आप लोग को। यहाँ तक जो दूसरा किस आधार पे हमने देखा था कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रक्रिया के आधार पे क्या क्या प्रक्रिया अंदर हो रहा है, जैसे कि अगर अवशोषण नहीं हो रहा है, या फ्लूइड जो है वो मतलब इंटेस्टाइन में आ रहा है, या फिर हमने क्या देखा कि जो म्यूकोजल लेयर है, यानी अंदर का जो लेयर है वो फट गया, इंजरी हो गया,
तो इस तरह की चीज़ों के आधार पे हमने अभी तक डायरिया देखा। अब हम जो थर्ड है क्लासिफिकेशन इसी का डायरिया का, वो है कारण के आधार पे। मतलब हम कारण के आधार पे डायरिया को डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो कारण के आधार पे डायरिया कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है संक्रामक दस्त रोग और दूसरा होता है असंक्रामक दस्त रोग। संक्रामक यानी कि इन्फेक्शियस डायरिया क्या होता है कि जिसमें जीवाणु, विषाणु या अन्य सूक्ष्म रोगों के संक्रमण से उत्पन्न दस्त रोग होता है। ठीक है, यानी कि विषाणु, शुक्राणु या अन्य जो सूक्ष्म रोग हैं, पैरासाइट्स हैं, उनके वजह से इन्फेक्शन हो रहा है तो और इन्फेक्शन से डायरिया हो रहा है तो उसको हम इन्फेक्शियस डायरिया कहेंगे। दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस डायरिया, जिसमें सूक्ष्म जीव के अतिरिक्त अन्य कारण जो भी होंगे उनके वजह से डायरिया अगर होता है तो उसे हम असंक्रामक दस्त रोग कहते हैं। क्लियर है? बताइए यहाँ तक। ये कारण के आधार पे 2 संक्रामक और असंक्रामक। और संक्रामक में होगा कि जो भी इन्फेक्शियस मतलब जो भी पैथोजेंस हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस हो गया, उसके वजह से इन्फेक्शन के हो रहा है और इन्फेक्शन से डायरिया हो गया। दूसरा असंक्रामक में कि इनके वजह से नहीं होगा, जो पैथोजेन है बैक्टीरिया, वायरस, ये सब के वजह से नहीं हो रहा है, कुछ और कारण होगा उसके वजह से अगर डायरिया हो रहा है तो होगा असंक्रामक डायरिया। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब कारण, जो कारण के आधार पे हमने देख लिया, रोग प्रक्रिया के आधार पे देख लिया डायरिया, और हमने अवधि के आधार पर डायरिया देखा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लासिफिकेशन मैं फिर से एक बार अच्छे से रिवीजन कर देती हूँ। देखिए, जो सबसे पहले तो ये आप लोग को समझ आ गया डायरिया क्या हो रहा है। डायरिया क्या होता है? ये अधिक पतले एवं बार बार मलत्याग को डायरिया कहेंगे। ये दिन में 3 या उससे ज़्यादा बार होगा। ज़्यादा किस में होता है? बच्चों, बुजुर्गों और जो कमज़ोर इम्यूनिटी के लोग होते हैं उनमें होता है। ठीक है, अब सबसे जो हमारे इंडिया जैसे जो विकासशील देश हैं उसमें 5 उम्र से जो कम के बच्चे होते हैं उसमें हॉस्पिटल में आ रहा है बच्चा या फिर एडमिट हो रहा है या उसकी मृत्यु हो रहा है तो उसका मेन रीज़न डायरिया ही होता है। अब हम जानेंगे मेन है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया हमने। ठीक है, 3 बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन देखूं मैं तो 3 बेसिस पे इसको बांटा। एक बांटा हमने अवधि के आधार पे, यानी कि कितने समय के लिए वो डायरिया है। दूसरा हमने बांटा प्रक्रिया के आधार पे। ठीक है, प्रक्रिया के आधार पे। और तीसरा हमने बांटा इन्फेक्शन के आधार पे, कारण के आधार पे। ठीक है, कारण क्या है डायरिया होने का, इस आधार पे। ठीक है, अवधि में हमने देखा था एक्यूट और क्रॉनिक। ये एक्यूट का मतलब जो 14 दिन के अंदर ही ठीक हो जाए, खुद ही ठीक हो जाए। क्रॉनिक में कि 14 दिन से ज़्यादा लगेगा समय और उसके बाद दवा से ठीक होगा, खुद ठीक नहीं होगा। प्रक्रिया के आधार पे हमने बहुत सारे देखे, जैसे कि सेक्रेटरी देखा, सेक्रेटरी डायरिया देखा, ऑस्मोटिक जो प्रेशर अनबैलेंस हो रहा था, इस तरह का डायरिया देखा, और अगर इंजरी हो गया है मिकोजल लेयर में, उस तरह का डायरिया देखा। ठीक है, कारण के आधार पे हमने 2 तरह का देखा, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि संक्रामक और असंक्रामक। ठीक है, तो ये प्रक्रिया, ये सारा कुछ हमने क्लासिफिकेशन में देखा। अब आप लोग क्लासिफिकेशन यहाँ स्क्रीन पे जैसे आपको बताया गया सारा कुछ क्लियर है। एक शॉर्ट में मैं आपको पॉइंट में बता दी। ठीक है, यहाँ से आप लोग को क्लियर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको मेन चीज़ें बस याद रखनी है। चलिए मैं यहाँ पर और बता देती हूँ, थ्योरी से बता देती हूँ। देखिए, जैसे अवधि में हमने क्या देखा था? एक्यूट में है 14 डेज। इसका यहाँ पर कारण भी दिया हुआ है कि ये जैसे इन्फेक्शन या फिर जो अगर इस तरह का दवा कुछ ले लेते हैं इरिटेटिंग मेडिसिन्स तो उसके वजह से होता है।
क्रॉनिक में हमने क्या याद रखना है कि ये कब कब होगा, जब कोई माल एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम होगा, यानी कि कुअवशोषण, खाना अवशोषित ही नहीं हो रहा है, या इंटेस्टाइन में स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो गया है, संरचनात्मक विकार है, सूजन है, या फिर किसी इंसान को फूड से एलर्जी होता है कुछ कुछ, तो उस कंडीशन में डायरिया होगा। और ये क्रॉनिक होगा और 14 दिन से ज़्यादा दिन के लिए होगा और बिना उपचार का ये ठीक नहीं होने वाला है। ये 4 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना होगा। क्रॉनिक में 4 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सा, इसका कारण क्या होगा और कितने दिन के लिए होगा और कैसे ठीक होगा, तीन पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। बोलिए, समझ आया। अब रोग प्रक्रिया के आधार पे हमने क्या देखा था, पहला था सेक्रेटरी। सेक्रेटरी में क्या है कि इसमें आंत के अंदर अवशोषण नहीं हो रहा है बल्कि स्राव हो रहा है, फ्लूइड क्या आ रहा है, आंत के अंदर आ रहा है। और इसका जो मेन एक है यहाँ संक्रमण दिया हुआ था वो है कॉलेरा, जो इकोलाई के वजह से होता है। और एक यहाँ पर सी डिफिसिल है, इस सी डिफिसिल होता है ना, इसके वजह से भी, जो इकोलाई के वजह से होता है सी डिफिसिल, ये इस संक्रमण से भी क्या होता है, डायरिया होता है। याद रहेगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम्पल कहीं भी आप देखिए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल एक बार माइंड में याद रखना है, रिवीजन करना है, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ट्विस्ट करके। क्या आप बताओ ये किसका एग्जाम्पल है, जो कॉलरा है, हैजा है, वो किस तरह का इसमें डायरिया देखने को मिलता है, तो आप आंसर कीजिएगा सेक्रेटरी डायरिया, ठीक है। दूसरा है परासरणी दस्त्राव या ऑस्मोटिक डायरिया, जिसमें जो परासरण दाब है वो असंतुलित हो जाएगा, उसके वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड है वो आंतों में आने लगेगा और फिर जो खाना है वो बिल्कुल पतला सा हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। परासरणी दस्त रोग समझ आ गया, क्लियर है ना, परासरणी दस्त रोग, ठीक है ठीक है। इसके अलावा गतिशीलता संबंधी दस्त रोग, देखिए मोर्टेलिटी दस्त रोग कौन कौन सा है, गतिशीलता संबंधी दस्त रोग, कि अगर आंतों की मतलब स्वतः गतिशीलता में अगर कमी आ जाती है या अधिकता हो जाता है, तो उसके वजह से देखिए, जैसे आंतों के अंदर क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट होता है, यानी कि जो खाना हम खाते हैं ना, वो ये खुद ही संकुचित और फैलाव से खाना है आगे बढ़ते रहता है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि अगर इसके जो कंट्रोल है वो नहीं हो पाता है, आंत का कंट्रोल खुद से, तो इस कंडीशन में जो खाना हमने खाया वो बाहर निकल जाता है, इसी को हम डायरिया कहेंगे, गतिशीलता डायरिया। और नेक्स्ट है श्लेष्मा पर आक्रमण संबंधी, जिसमें कि जो श्लेष्मा है, अंदर की लेयर है, इंटेस्टाइन का मेम्ब्रेन है अंदर का, ये मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा, टीयर हो जाएगा, फट जाएगा, कट लग जाएगा, इंजरी हो जाएगा, तो उसके वजह से डायरिया देखने को मिलेगा। क्लियर। कारण के आधार पे इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस देख लिया हमने, संक्रामक और असंक्रामक, जिसमें कि जीवाणु, विषाणु या अन्य सूक्ष्म जीव से अगर होगा तो हो गया संक्रामक, और अगर इनके अलावा किसी अतिरिक्त अन्य कारण से होगा डायरिया तो उसको नॉन इन्फेक्शियस या असंक्रामक कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, ठीक है ठीक है। चलिए, अब क्लासिफिकेशन के बाद डायरिया का हम समझेंगे कि कारण क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है डायरिया, इसका हम कारण देखेंगे। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं कारण का, यानी कि जिसको इंग्लिश में हम कॉजेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम कॉजेस कहते हैं। देखिए ऐसा होता है कभी कभी बच्चों को या बड़ों को इन्फेक्शन हो जाए तो कुछ इन्फेक्शियस एजेंट जैसे कि जीवाणु, शुक्राणु, जो भी मतलब शुक्राणु नहीं, जीवाणु, विषाणु, फंगस, पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ, ये सभी इन्फेक्शियस एजेंट के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट के अंदर। संक्रामक कारक कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, प्रोटोजोआ, याद रखना है ये क्या कौन कौन सा होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंगस, पैरासाइट और प्रोटोजोआ होता है। स्क्रीन दिख रहा है ना, क्लियर। पहले तो इन्फेक्शियस एजेंट हमने कौन कौन सा देखा, कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से डायरिया होगा, बताइए।
बताइए कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से डायरिया देखने को मिलता है। ठीक है, बताइए कौन कौन से। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट और प्रोटोजुआ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं कारण, जैसे नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि जो इन्फेक्शन के अलावा कुछ और कारण हो, उसके वजह से अगर डायरिया देखने को मिल रहा है तो उसको हम नॉन इन्फेक्शियस कॉज कहेंगे, असंक्रामक कारक कहेंगे। जैसे कुअवशोषण या माल ऑब्जर्प्शन। देखिए कुअवशोषण क्या होता है, ऐसा मतलब कुअवशोषण होता है कि जब हमारे आंतों के द्वारा खाने को अवशोषित नहीं किया जा रहा है। समझ आई कि हमारे आंतों के द्वारा जो हम खाना खा रहे हैं वो अगर अवशोषित नहीं होगा, उसको हम कुअवशोषण कहेंगे, माल एब्जॉर्प्शन कहेंगे। ठीक है। दूसरा है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिसको हम शॉर्ट में IBD कहते हैं। इसी को हिंदी में प्रदाही आंत्र रोग कहते हैं। यानी अगर आंतों में सूजन हो और सूजन के वजह से, इन्फ्लामेशन के वजह से अगर डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो इसको हम प्रदाही आंत्र रोग कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। तीसरा कारण है यांत्रिक विकार, यानी कि मैकेनिकल डिसऑर्डर। देखिए मैकेनिकल डिसऑर्डर कहने का मतलब, मान लीजिए कि जैसे ये इंटेस्टाइन है, जैसे कि ये क्या है, इंटेस्टाइन है। अब इस इंटेस्टाइन के अंदर कहीं कहीं ऐसे मांस जैसा पॉलिप लगा हुआ है, जिसको हम पॉलिप ही कहते हैं। ये मांस जैसा होता है, कुछ निकला हुआ अंदर से। तो ये क्या करेगा, जो खाना हम लेते हैं, बोलस खाते हैं खाना, वो क्या होगा कि यहाँ पर रुकावट हो जाएगा, और या फिर उसे एब्जॉर्ब होने में दिक्कत होगा। एब्जॉर्ब होने के लिए यहाँ पर ये पॉलिप के वजह से दिक्कत होगा, रुक नहीं पाएगा, तो ये आगे बढ़ जाएगा और फिर यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, हमें डायरिया मिलेगा। ठीक है। तो ये पॉलिप जो मास लाइक स्ट्रक्चर है, मास जैसा है, वो अंदर ग्रो हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि ये एक कैसा विकार है, ये मैकेनिकल डिसऑर्डर के अंदर आएगा। ठीक है। इसके अलावा और कारण क्या है, जन्मजात विकृतियां या कंजेनाइटल एनोमलीज। देखिए जो जन्म से ही कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि आंत में कोई विकार हो या फिर अस्फिंक्टर में कोई विकार हो। अस्फिंक्टर क्या होता है, जैसे आंत का जो हिस्सा कंट्रोल करके रखता है आंत का नीचे का पोर्शन, कि ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही पॉटी निकलते रहता है, वो एक जब तक इंसान चाहे नहीं तब तक वो तो निकलता नहीं है। तो यहाँ पर एक रबर जैसा मसल्स होता है जो क्या करता है, होल्ड करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। तो अगर मान लीजिए कुछ विकार है बच्चे में जन्म से ही, और उसका मतलब ये स्फिंक्टर जो है वो लूज है, वो होल्ड कर नहीं पा रहा है, तो जो फूड वो खाया है वो नीचे आएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह का जन्मजात विकार और कई तरह के विकार हो सकते हैं, इनके वजह से डायरिया देखने को मिलता है। तो क्या क्या कारण हमने पढ़ा, हमने संक्रामक कारक और असंक्रामक कारक देखा। संक्रामक में इन्फेक्शियस एजेंट जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट और प्रोटोजोआ। ठीक है। इसके अलावा ये सारे क्या होंगे, ये ऐसे पैथोजन होते हैं ना, ऐसे मतलब माइक्रो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरिया कॉज करते हैं अगर इन्फेक्शन हुआ शरीर में। दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि जो बिना इन्फेक्शन वाले बीमारियों की वजह से जो डायरिया हो रहा है। जैसे कि अगर बच्चा जो है उसके शरीर में या बड़ों के शरीर में खाना अवशोषित नहीं हो रहा है, आंत में अगर सूजन है या आंत के अंदर कोई छोटा सा मांस जैसा है बना हुआ, तो मैकेनिकल डिसऑर्डर, इसके वजह से डायरिया होगा। कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज, यानी कि मान लीजिए इंटेस्टाइन के अंदर जो रोक कर रखता है, कंट्रोल करके रखता है पॉटी को, वह अगर लूज है या नहीं बना है प्रॉपर, तो उसके वजह से जो स्टूल है वो बाहर निकल जाएगा, जिसको हम डायरिया कहेंगे। तो ये कारण समझ में आ गया। कारण अब जो नॉन इन्फेक्शियस होगा उसके क्या क्या रीज़न होंगे, क्या क्या कारण होंगे, नॉन इन्फेक्शियस के क्या क्या कारण होंगे।
हाँ, इसके कारण होंगे माल एब्जॉर्प्शन, आईबीडी यानी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, मैकेनिकल डिसऑर्डर, कंजेनाइटल एनोमलीज। ठीक है, हिंदी में बोल दूं? अच्छा अच्छा, चलिए, आप लोग ये भी बोलते हैं कि हिंदी में मतलब बोलिए, इंग्लिश नहीं ज़्यादा बोलिए। तो आप लोग थोड़ा सा ये चीज़ समझने का कोशिश करें कि आपको मतलब जो मेडिकल टर्म्स होते हैं वो मोस्टली इंग्लिश में ही होते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है ना इंग्लिश की कि वो अपने नाम से ही आपको पता चलेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, खुद ही से। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, यानी ऐसी बीमारी जो बवेल यानी इंटेस्टाइन में है और उसमें क्या हो रहा है, सूजन हो रहा है। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन, एडीमा। तो ये नाम से ही पता चल रहा है। माल एब्जॉर्प्शन, माल का मतलब होता है एबनॉर्मल। ठीक है, माल का मतलब एबनॉर्मल, और एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, यानी जो अवशोषण नहीं हो रहा है तो उसको माल एब्जॉर्प्शन। तो इस तरह से जो इंग्लिश के टर्म्स होते हैं ना वो इजी होते हैं, और हिंदी काफ़ी टफ होता है, हिंदी बहुत टफ होता है। तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे आप लोग भी सीखने का, और इंग्लिश आपको बहुत हेल्प करेगा बाद में आपके एग्ज़ाम में ना। हिंदी के क्वेश्चंस कभी कभी गलत हो सकते हैं स्टेटमेंट, लेकिन इंग्लिश जब आप उसी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा इंग्लिश में तो आपको मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इंग्लिश कभी गलत नहीं होता। इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो हमेशा सही होते हैं, और हिंदी में कभी कभी कुछ मिसप्रिंट या गलत हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे एग्ज़ाम्स में देखने को मिला है, इसी बेसिस पे मैं बता रही हूँ। तो और कोई बात नहीं है। बाकी हिंदी तो मतलब है बहुत टफ, मतलब अगर देखा जाए ना हिंदी टफ है, इंग्लिश ईजी होता है। तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये चीज़ों को, छोटे छोटे जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उसको लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, और उसको यूज़ कीजिए डे बाय डे, तो आपको आपको बहुत इजी हो जाएगा। और बताइए, यहाँ तक कॉज जो हमने पढ़ा, कारण जो पढ़ा, वो समझ आ गया सभी को? इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से डायरिया हो रहा है, ये समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात। अब हम समझेंगे चिन्ह एवं लक्षण, कि क्या क्या ऐसे चिन्ह और लक्षण दिखाई देंगे जब किसी भी बच्चे या बड़े को डायरिया होगा। ठीक है, जब दस्त लगेगा किसी को तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि उसमें दस्त रोग के चिन्ह एवं लक्षण, बीमारी की गंभीरता यानी सीवियरिटी, उसके स्पेसिफिक जो कॉज होंगे, जो कारण होगा, और कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, ऑनसेट, एक्यूट और इंसीडियस के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए, यहाँ पर भी जो यहाँ चिन्ह एवं लक्षण जो दिखाई देगा ये भी डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा कि जो डायरिया हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, मतलब वो कितना गंभीर है, या फिर कब शुरू हुआ, या फिर कह सकते हैं कि मतलब अलग अलग चीज़ों पे निर्भर करेगा। ठीक है, अलग अलग चीज़ों पे निर्भर करेगा, तो सभी के अलग अलग चिन्ह और लक्षण दिखाई देंगे। सिवियरिटी यानी बीमारी कितना गंभीर है उसके बेसिस पे अब कब कम अगर गंभीर रहेगा तो उसमें बहुत का हल्का फुल्का चिन्ह लक्षण दिखाई देंगे, बहुत नॉर्मल नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन अगर जब कभी बहुत ज़्यादा गंभीर डायरिया हो जाएगा, गंभीर दस्त होगा, तो उसमें तो लक्षण भी बहुत खतरनाक दिखाई देगा, लक्षण भी काफ़ी मतलब डेंजरस टाइप का, सिवियरिटी टाइप का होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग चिन्ह एवं लक्षण। देखिए, पहला है मल में परिवर्तन, यानी स्टूल में चेंजेस। मल को इंग्लिश में हम स्टूल कहते हैं। ठीक है, मल को इंग्लिश में हम स्टूल कहते हैं। तो स्टूल में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, घनता या कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी या घनता क्या होता है, जैसे कि जैसे आप लोग समझो कंसिस्टेंसी क्या होता है, जैसे उसका घनता कितना है, कितना गाढ़ापन है या पतला है। ठीक है, कोई भी चीज़ कितना गाढ़ा है, कितना पतला है या नॉर्मल है, उसी को हम घनता कहते हैं। तो स्टूल का क्या चेंजेस देखने को मिलेगा कि वो ढीला हो जाएगा और द्रवीय हो जाएगा, फ्लूइडी, वाटरी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वाटरी हो जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा बिल्कुल डायरिया में।
पहला चीज ये चिन्ह दिख गया, साइन सिम्टम। दूसरा है रंग यानी कि कलर। कलर कैसा दिखेगा, हरा या पीला रंग, हरा हरा दिखेगा या पीला हरा दिखेगा, ठीक है। संगठन यानी कंपोजिशन, वो जो स्टूल निकलेगा वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना होगा, उसमें होगा श्लेष्मा यानी म्यूकस, पस हो सकता है अगर इन्फेक्शन होगा तो, और थोड़ा बहुत ब्लड भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा उसकी मतलब जो दस्त होगा वो कितनी बार होगा, सामान्य से अधिक होगा, यानी कि अगर एक दिन में 2 बार होता है सुबह और शाम, या कभी भी 2 बार होता है तो उससे ज़्यादा होगा, यानी 3 या 3 से ज़्यादा होगा। या फिर 20 या अधिक प्रतिदिन, मतलब क्या है, 3 से लेके 20, समझ रहे हो। यहाँ पर 3 से शुरू हुआ, 3 बार से लेकर 20 बार तक अगर डायरिया हो रहा है एक दिन के अंदर, तो समझो कितना बुरा हालत है। तो ये चिन्ह एवं लक्षण हो गए। इसके अलावा मल जो त्याग होगा, एक्सपल्सन होगा, वो कैसा होगा, दबाव रहित होगा, यानी इसके लिए प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, वो खुद ही क्या होगा, बाहर निकलते चला जाएगा। मल त्याग से पूर्व पेट में क्या होगा, दर्द होगा, पेट में क्या होगा, दर्द होगा मल त्याग करने के पहले, ठीक है। और इसमें कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो बिल्कुल खुद ही निकलता चला जाएगा। तो ये तो है, ये हो गया स्टूल में चेंजेस, यानी साइन सिम्टम हम देख रहे हैं ना, चिन्ह एवं लक्षण। तो अगर हम बात करेंगे मल का, स्टूल का, तो स्टूल कैसा दिखेगा हम लोग को, उसका मतलब ढीला और द्रवीय रहेगा, हरा या पीला रंग का रहेगा। उसमें क्या क्या, श्लेष्मा, पस या ब्लड हो सकता है, 3 से 20 बार तक हो सकता है एक दिन के अंदर, और खुद ही से निकल जाएगा, और निकलने के पहले पेट में दर्द होगा, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। अब चलिए, इसके अलावा ये तो हो गया स्टूल की बात। अब बच्चे का बिहेवियर या बड़े का बिहेवियर कैसा लगेगा, कैसा उस बिहेवियर में चेंज आएगा, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा। तो बच्चे में चिड़चिड़ापन होगा, आरामहीनता या बेचैनी होगा। ऑफ कोर्स, अब किसी को डायरिया हो रहा है बार बार एक ही चीज़, अब बार बार किसी को भी होगा तो उसको बेचैनी होगा, उसको इरिटेशन होगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होगा, ठीक है। शरीर में क्या होगा, कमजोरी लगेगा और शक्तिहीन लगेगा, कैसा, उसको बहुत वीकनेस हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही खतरनाक होता है। इसके अलावा है एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन, यानी कि अत्यधिक खिन्नता, यानी कि प्रोस्ट्रेशन मतलब एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन में कि बच्चे को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब घिन आएगा, ठीक है। जो खिनता होता है कि एकदम वो बिल्कुल अंदर से कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब उस तरह का होगा उसका सिचुएशन, बहुत ज़्यादा बुरा हालत, ठीक है। इसके अलावा चेतना स्तर में कमी, यानी कि जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, LOC, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि उसका जो चेतना है यानी होशी है, वो अब धीरे धीरे क्या होगा, शरीर में पानी की कमी होगी, वो मतलब कमजोरी होगा, तो उसको चक्कर जैसा आने लगेगा, पूरा मतलब बेहोशी जैसा आएगा, चक्कर जैसा आएगा बच्चे को। और क्या हो सकता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि दौरे पड़ने लगते हैं, कन्वल्जन्स आने लगता है, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है देखने को कुछ पेशेंट्स में कि दौरे पड़ने लगेंगे, कन्वल्जन आने लगेगा। तो ये हो गया कि व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आएगा। तो चिड़चिड़ापन या आरामहीनता या बेचैनी दिखेगा, शरीर में कमजोरी और शक्तिहीनता दिखेगा, अत्यधिक खिन्नता, चेतना में कमी और दौरे पड़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें डायरिया में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब हम देखेंगे फिजिकल चेंजेस, यानी कि शरीर में जो शारीरिक परिवर्तन है वो क्या क्या दिखेगा। सबसे पहले तो जो उपत्वचीय वसा है उसमें कमी आएगा, यानी फैट लॉस होगा। क्या कहेंगे, फैट लॉस होगा, कि जो फैट है, वसा है, जो त्वचा के ऊपर होता है, वो क्या हो जाएगा, लॉस होगा, यानी इंसान पतला दुबला दिखने लगेगा। और जब फैट लॉस होगा तो उससे उसका वजन भी कम हो जाएगा। कमजोर त्वचा भराव, यानी कि पुअर स्किन टर्गर, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम मतलब 2 सेकंड से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो अगर त्वचा को हम थोड़ा सा खींच कर देखें, टर्गर का मतलब समझा रही हूँ, कि जब
त्वचा को क्या है कि हम खींच कर देखेंगे, तो जब स्किन को ऊपर खींचते हैं तो खींचने के बाद कैसा लगेगा, वो जल्दी से अपने नॉर्मल शेप में नहीं आएगा। जैसे हाथ है, हाथ को अगर थोड़ा सा स्किन ऊपर खींचते हैं, पुल करेंगे, तो ये वापस से इसको सीधा होने में टाइम लगेगा, उसको ही टर्गर कहते हैं। कैपिलरी रीफिलिंग क्या होता है, जैसे कि अगर जैसे कहीं पर हाथ प्रेस कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो वाइट नहीं हो जाता, उंगली को ही अगर दबा दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रेड हो जाता है। तो रेड होने में 2 सेकंड का टाइम लगेगा, यानी काफ़ी 2 सेकंड से ज़्यादा लगेगा। तो समझिए कि शरीर में पानी की कमी है, फ्लूइड की कमी है, ठीक है। तो ये सब सिम्टम दिखेंगे। इसके अलावा शुष्क श्लेष्मक कलाएं, यानी कि जो भी मतलब और माउथ रहेगा वो बिल्कुल सूखा रहेगा, मतलब म्यूकस आएगा ही, सिक्रीशन नहीं आएगा, सूखा सूखा ड्राई माउथ लगेगा, होठ सूखने लगेंगे, ठीक है, होठ फटने लगेंगे, सूखने लगेंगे। क्लियर है? तो ये हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो त्वचा का रंग है वो फीका पड़ने लगेगा, पीला होने लगेगा। आँखों और फॉन्टेनिल बच्चे में सिकुड़ने और धंसे हुए दिखेंगे। फॉन्टेनिल आप लोग को पता है फॉन्टेनिल क्या होता है? फॉन्टानेल होता है, जैसे ये सिर है बच्चे का, और सिर में जो स्कल है वो हड्डियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये हड्डियां आपस में जब एक जगह जुड़ते हैं, और बच्चे में होता है कि यहाँ पर 3-4 बोन मिलकर नहीं जुड़ पाता है, तो उसी को हम फॉन्टानेल कहते हैं। तो बच्चों में ये फॉन्टानेल धंसने लगते हैं और आंखें भी धंसने लगेगी, ठीक है, जब डायरिया होगा। तो फिर से बताती हूँ फिजिकल चेंज क्या क्या होते हैं। उसका जो फैट है वो लॉस हो जाएगा, फैट लॉस होने के वजह से वजन कम होगा। त्वचा अगर एक बार उठाएंगे तो वो नॉर्मल नहीं आएगा जल्दी, उंगली को दबा कर रखेंगे तो जल्दी रेड नहीं होगा। उसका होठ और श्लेष्मा ये सब सूखने लगेगा। श्लेष्मा क्या होता है? अंदर की जो लेयर है, म्यूकस लेयर, जो अंदर का लेयर है ना, उसी को श्लेष्मा कहते हैं। और त्वचा का रंग पीला पड़ने लगेगा, आँख और फॉन्टानेल्स वो धंसने लगेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिजिकल हमने देख लिया, बिहेवियरल देख लिया, और किस तरह का सिम्टम हमने देखा? फिजिकल, बिहेवियरल, और इसके अलावा स्टूल में क्या क्या चेंजेस आए, ये 3 तरह का अभी तक हमने सिम्टम देखे, साइन सिम्टम, ठीक है। इसके अलावा अब हम जानेंगे वाइटल साइन चेंजेस, यानी कि जब बच्चे को या बड़े को डायरिया होता है तो उसके वजह से क्या क्या वाइटल साइन में चेंजेस आते हैं। वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं, कमेंट करके आप लोग पहले ये बताइए मुझे, कौन कौन से वाइटल साइन होते हैं, बताइए कौन कौन से वाइटल साइन होते हैं। बताइए, सारे लोग कमेंट करेंगे वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ठीक है, कौन कौन से हैं? ब्लड प्रेशर है, पल्स होता है, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन, और टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए? वाइटल साइन हो गए। तो इन वाइटल साइन को हम चेक करेंगे तो देखिए, उसका जो ब्लड प्रेशर रहेगा बच्चे का, जिसमें डायरिया हुआ रहेगा, उसका बीपी लो हो जाएगा, उसका पल्स ज़्यादा हो जाएगा, रेस्पिरेशन ज़्यादा हो जाएगा, और जो मूत्र उत्सर्जन ये क्या होगा? कम हो जाएगा या अनुपस्थित, क्योंकि शरीर में जब पानी ही नहीं है तो क्या निकलेगा, ठीक है। भूख में कमी हो जाएगी, और निम्न में से मध्य श्रेणी में बुखार होगा, मतलब बहुत ज़्यादा फीवर नहीं होगा, लेकिन फिर भी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तो फीवर रहेगा। इसके अलावा बच्चे को उल्टी भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकता है। क्या क्या होगा वाइटल साइन चेंजेस में? बीपी लो हो जाएगा, पल्स बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, मूत्र नहीं निकलेगा, भूख में कमी होगी, और बुखार लगेगा थोड़ा सा, और वॉमिटिंग होगा, ठीक है। तो ये सारे, इतने सारे जो हमने साइन सिम्टम देखे, वो इसीलिए दिए हैं अलग अलग कैटेगरी के करके, ताकि यहाँ से हम लोग आसानी से किसी भी बच्चे में डायरिया को पहचान सके, और डायरिया को पहचान कर बच्चे को सही
टाइम पे इलाज कर सके, ताकि उसको मरने से बचाया जा सके। क्लियर है बात? यहाँ तक क्लियर है? क्या बोली मैं कि ये साइन सिम्टम हम अलग अलग कैटेगरी में, जैसे फिजिकल चेंजेस हुए, बिहेवियरल चेंजेस हुआ, स्टूल में क्या क्या चेंजेस हुआ, वाइटल्स में क्या क्या चेंजेस हुआ, इन सारी चीज़ों को हमने इसलिए अलग अलग पढ़ा है ताकि अच्छे से हम किसी भी बच्चे को देखकर समझ सके कि उसकी स्थिति क्या है, उसको फिर जल्दी से हम ट्रीटमेंट करवा सके। अब आप लोग बताइए कि आप लोग को साइन सिम्टम क्लियर हुआ या नहीं हुआ? साइन सिम्टम सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चिन्ह एवं लक्षण, हिंदी में लिखूं, चिन्ह एवं लक्षण, लक्षण, ठीक है, चिन्ह एवं लक्षण। तो कौन कौन से कितने चिन्ह एवं लक्षण हमने देखे? 4 तरह का देखा ना। एक तो हमने स्टूल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मल में क्या क्या चेंजेस हुआ वो देखा, बच्चे के बिहेवियर या बड़े के बिहेवियर में क्या चेंज आएगा वो देखा, बच्चे मतलब उसके फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से उसमें क्या चेंजेस आएगा, और फोर्थ हमने देखा कि जो वाइटल साइन होता है, वाइटल में क्या क्या चेंजेस मिलेंगे। पहला स्टूल में हमने उसके कलर को देखा, कंसिस्टेंसी देखी, इसमें क्या क्या चीज़ें मिला होता है वो देखा, ठीक है, और कितनी बार हो रहा था ये देखा। बच्चे का बिहेवियर में जैसे चिड़चिड़ापन हो गया, तनाव हो गया, गुस्सा हो गया, और उसको मतलब सुस्ती जैसा लगेगा, कमजोरी लगेगा, वो सब देखा। फिजिकल में हमने देखा कि शरीर से फैट लॉस हो रहा है, फैट लॉस के वजह से वेट लॉस होगा, वजन कम होगा, और आंखें धंस जाएगी, फोंटानेल धंसने लगेगा उसका, बच्चे का, और उसका जो कैपिलरी फीलिंग टाइम है वो भी बढ़ जाएगा 2 सेकंड से ज़्यादा। जब उंगली को दबा कर रखेंगे तो जल्दी रेड नहीं होगा। और इस तरह से वाइटल में हमने देखा पल्स उसका लो हो जाएगा, सॉरी पल्स बढ़ जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, उसको रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगा, और जो उसका और हमने क्या देखा था वाइटल में, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। और वाइटल में हमने क्या देखा कि उसका जो ये है क्या देखा था, तो थोड़ा सा उसको क्या होगा, बुखार भी आएगा, और टेम्परेचर उसका थोड़ा बढ़ जाएगा, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना तक फीवर हो जाएगा। तो सारा कुछ हमने ये चिन्ह एवं लक्षण 4 तरह से हमने देखे हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज। स्टूल में क्या क्या दिखेगा, बिहेवियर, फिजिकल और वाइटल। अब बताइए आप लोग कमेंट करके, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? कमेंट करके बताइए क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग बताइए मुझे, दो दो आप लोग बताएंगे, दो दो ऐसे चिन्ह एवं लक्षण बताइए, सारे लोग कमेंट करेंगे, मैं जिसका पूछूंगी वही बताना है। बताइए कि फिजिकल क्या क्या चेंजेस आएगा, फिजिकल क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, कोई चीटिंग नहीं, स्क्रीन इसलिए इधर कर दी हूँ। चलिए फिजिकल क्या क्या चेंजेस आएंगे बताइए आप लोग। नाम किसी का नहीं लेना है, नाम लेने से नाम लेना है या पढ़ाई करना है? पढ़ाई करना है ना, नेम लेने से क्या होगा? क्लास में फोकस कीजिए सारे लोग, बताइए, सभी आंसर बताएंगे। फिजिकल चेंजेस क्या क्या आएगा? फिजिकल चेंजेस क्या क्या आएगा? ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ सही है, सही है, सही है। देखिए फिजिकल चेंजेस कौन कौन से आते हैं, जैसे कि उसका जो फैट है वो लॉस होगा, वजन कम होगा, स्किन का जो टर्गर है वो पुअर हो जाएगा, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम 2 सेकंड से ज़्यादा होगा, उसका मुंह जो है सूखने लगेगा, आँख धंसने लगेगा, होठ फटने लगेगा, ठीक है, और फॉन्टानेल भी सिकुड़ने और धंसने लगेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ आ गई?
ये सभी चीज़ समझ, हाँ ठीक है। होंठ फटने लगेंगे, हाँ, मुंह सूखने लगेगा, ठीक है ठीक है। चलिए, अब हमने साइन सिम्टम देख लिया, अब हम देखेंगे डाइटरी मैनेजमेंट। अब हम मैनेजमेंट देखेंगे, यानी कि हम जब डायरिया होगा बच्चे को तो उसके लिए कौन कौन सी डाइट देना है, उसके लिए कौन कौन सा खाना देना है, ठीक है, उसके लिए कौन कौन सा खाना देना है ये हम देखेंगे। तो डाइटरी मैनेजमेंट हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो माँ को कहेंगे कि अपना स्तनपान जारी रखे। दूसरा ये कि अगर स्तनपान नहीं करने वाला शिशु के मामले में हो, अर्ध ठोस भोजन दे सकते हैं। बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसको अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड फूड देंगे। उसके साथ हम बिना पानी मिलाए गाय या भैंस का दूध दे सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, माँ का दूध नहीं पी रहा है, तो उसको अर्ध ठोस भोजन देना है। क्या देना है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में इसी तरह से पूछेगा। सेमी सॉलिड फूड इंग्लिश में कहेंगे अर्ध ठोस भोजन। तो ये अर्ध ठोस भोजन देंगे, इसके साथ गाय या भैंस का दूध दे देंगे बिना पानी मिलाए। इसके अलावा उच्च ऊर्जा युक्त भोजन, जिसमें कि ऐसा भोजन जिसमें बहुत ज़्यादा उसको शरीर को ऊर्जा मिले, ताकत मिले, जैसे तेल या घी युक्त खिचड़ी, यानी खिचड़ी में हम ऊपर से तेल या घी डाल देंगे, उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा, ऊर्जा भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा दूध या दही के साथ चावल, मतलब हम देखते ही हैं घरों में कि जिनको के घर में भी ये लूज मोशन होता है तो उसको दही चावल खिलाया जाता है। तो ये दूध या दही चावल के साथ खाने से शरीर को ऊर्जा मिलता है, ठीक है। दूध या दही के साथ कुचला हुआ केला, ठीक है, केला को मैश करके कुचल कर और फिर उसको दूध या दही के साथ देते हैं बच्चे को। तेल के साथ कुचले आलू को भी दे सकते हैं, आलू उबाल कर फिर उसको कुचल देंगे मैश करके, उसमें तेल डालकर मिलाकर बच्चे को खिला सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा रेशेदार भोजन, यानी कि जैसे फल या सब्जियां, फल एवं सब्जियां क्या होते हैं, एक फाइब्रस फ्रूट होता है और वेजिटेबल्स होते हैं जो क्या करता है, फाइब्रस इन ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, उनको देने से क्या होगा, इंसान को और ज़्यादा लूज मोशन होगा, ठीक है। जो रेशेदार भोजन होते हैं ना, फल और सब्जियां, ये रेशेदार भोजन जो है फल एवं सब्जियां, ये क्या होते हैं, ये और ज़्यादा लूज मोशन करवाते हैं। तो इससे परहेज ही रखना है, इसको अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है, फाइब्रस फ्रूट या फिर फाइब्रस वेजिटेबल्स होते हैं, जो रेशेदार सब्जियां और फल होते हैं, इनको बच्चे को नहीं देना होता है, ठीक है, अवॉइड करना है, परहेज करना है। इसके अलावा दस्त में खून आने पर मुंह द्वारा फीडिंग यानी ओरल फीडिंग रोककर आंतों को आराम देते हैं, ठीक है। अगर क्या है, उसको अगर दस्त में खून आ रहा है, ठीक है, ब्लीडिंग आ रहा है अगर दस्त के साथ, तो उसको ओरल फीडिंग नहीं देना है, उसको रोक देना है ताकि आंत को आराम मिल सके। अगर हम बार बार ऐसा कुछ देते रहेंगे मुंह से, तो वो फिर से आंत के में इरिटेशन करेगा और ब्लीडिंग करेगा। इससे बढ़िया है कि उसको नस में ही पानी और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं रेडीमेड, उसको चढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का जो आहार यानी डाइटरी मैनेजमेंट है। ये कौन कौन सा डाइटरी मैनेजमेंट करेंगे, बच्चे को स्तनपान करवाना है, माँ को कहेंगे। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसको अर्ध ठोस भोजन दे सकते हैं, उसके साथ गाय भैंस का दूध दे देंगे बिना पानी मिलाए। ज़्यादा ऊर्जा वाला खाना देने के लिए खिचड़ी में तेल या घी मिला देंगे। दही या दूध के साथ चावल दे देंगे। दूध या दही के साथ कुचला हुआ केला, तेल के साथ कुचला हुआ आलू दे सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, खाना की ऊर्जा और बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा रेशेदार भोजन को अवॉइड करना है, और अगर दस्त में खून आ रहा है तो ओरल फीडिंग को रोक देंगे ताकि आंत को कोई इरिटेशन नहीं हो, आराम मिले और फिर डायरिया में खून नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया डाइटरी मैनेजमेंट। क्लियर है, कमेंट करके बताइए आप लोग, सभी को क्लियर है ना यहाँ तक, क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। अब हम चलेंगे औषधीय उपचार यानी कि ड्रग थेरेपी।
यानी कौन कौन सी हम दवाएं देंगे, कौन कौन सी हम ड्रग्स देंगे, कौन कौन सी दवाएं देंगे। तो देखिए, तीव्र दस्त रोग यानी एक्यूट डायरिया के अधिकांश मामले स्वयं ही सीमित होते हैं, खुद ही ठीक हो जाते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, एवं उनमें किसी उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। उल्टी, बुखार, दौरे, पेट में दर्द आदि संबंध समस्याओं का क्रमशः वमन रोधी, यानी कि जैसा जैसा यहाँ पर सिम्टम दिख रहा है इसी के अकॉर्डिंग हम दवा दे देंगे। उल्टी के लिए एंटी ईमेटिक, बुखार के लिए एंटीपायरेटिक, दौरा अगर हो रहा है तो एंटी कन्वल्सिव, और अगर पेन हो रहा है, पेट में दर्द है, मरोड़ पड़ रहा है, तो उसके लिए एंटी स्पाज्मोटिक दवा दे देंगे। ठीक है। जैसा यहाँ सिम्टम था उसी से संबंधित हमने यहाँ ट्रीटमेंट कर दिया। ये तो हो गया एक्यूट डायरिया में हम ये सारी चीज़ें दे देंगे। क्या क्या दे देंगे? उल्टी को रोकने के लिए एंटी ईमेटिक, बुखार को रोकने के लिए एंटीपायरेटिक, दौरे को रोकने के लिए एंटी कन्वल्सिव, और अगर पेट में दर्द है उसके लिए एंटी स्पाज्मोडिक दवाएं दे देंगे। ये आपको याद रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए पूछेगा पेट में दर्द या मरोड़ को कम करने के लिए किस तरह की दवा देते हैं। आपके पास ये 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आप कौन सा टिक मारिएगा? ये ऑप्शन मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, तो यहाँ पर आप कौन सा आंसर मारिएगा? यहाँ तो देखकर आप बताइएगा, चीटिंग करके। चीटिंग नहीं करना है। हाँ, तो यहाँ करेक्ट तो है एंटी स्पाज्मोडिक, क्योंकि ये क्या कर रहा है? स्पाज्मोडिक, ये क्या कर रहा है? पेट में जो मरोड़ पड़ रहा है, दर्द हो रहा है, उसको ये रोकने का काम करता है। ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, एंटी कन्वल्सिव से रिलेटेड पूछ सकता है, तो ये भी आप देखिएगा अच्छे से। ये ट्रीटमेंट हम करते हैं एक्यूट कंडीशन में, जब एक्यूट डायरिया होता है। अब दूसरा हमारा है क्रॉनिक डायरिया। जो क्रॉनिक डायरिया है उसके प्रबंधन के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे? स्तनपान को जारी रखेंगे, लैक्टोज की कमी वाला आहार देंगे, यानी ऐसा आहार देंगे ना जिसमें लैक्टोज कमी हो, डाइट ए जिसको कहते हैं, जैसे दूध चावल, दूध सूजी, दही चावल, दलिया, ये सब। ठीक है। पूरक विटामिन एवं खनिज लवण देते रहेंगे, विटामिन्स और खनिज लवण देना है। कारण का विशिष्ट उपचार करते हैं, यानी अगर क्रॉनिक में जो जो कारण हमने पढ़ा था, जैसे माल एब्जॉर्प्शन के वजह से, कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी के वजह से जो क्रॉनिक हो जाता है डायरिया, और हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होते हैं उनके वजह से क्रॉनिक होता है। तो इन सारे जो कारण हैं उन्हीं का विशिष्ट रूप से उपचार करेंगे। ठीक है। क्रॉनिक में समझ आया क्या क्या करना है? स्तनपान को जारी रखना है, लैक्टोज की कमी वाला आहार देंगे, जैसे दूध चावल, दूध सूजी, दही चावल और दलिया। पूरक विटामिन एवं खनिज लवण देंगे, और जो भी कारण के वजह से क्रॉनिक डायरिया हुआ है उसको ठीक करेंगे। ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक नर्स क्या क्या काम करेगी जब डायरिया होगा बच्चे को या बड़े को? तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा? ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा ये देखते हैं। तो पहला है बिना निर्जलीकरण दस्त रोग में, यानी कि बिना निर्जलीकरण हम दस्त रोग में क्या करेंगे? माँ को फीडिंग बंद नहीं करने एवं पहले से अधिक पेय देने के लिए सलाह देंगे। क्या कहेंगे? अगर शरीर में क्या है, ऐसा डायरिया हुआ है जिसमें डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है, बॉडी को अगर डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है, यानी शरीर में पानी की अगर कमी नहीं हुई है, स्टार्टिंग ही डायरिया है, तो वैसे कंडीशन में हम माँ को कहेंगे कि अपना मतलब बच्चे को फीड करवाते रहिए, छोड़ना नहीं है, और पहले से ज़्यादा पानी दीजिए। दूसरी बात कि प्रत्येक दस्त के बाद पेय पदार्थ देने की सलाह करेंगे, ORS ये सबको मिलाकर पानी को देना है ग्लास में। ठीक है। ठीक है। ORS के साथ हम दे देंगे पेय पदार्थ को। अगर गंभीर निर्जलीकरण हुआ हो, यानी कि डिहाइड्रेशन हुआ है, यहाँ बहुत खतरनाक, बच्चे का पूरा शरीर, मुंह, पूरा आंखें सब धसे हुए, मुंह सूखा हुआ है, बहुत ज़्यादा उसको कमजोरी लग रहा है, तो वैसे कंडीशन में गंभीर निर्जलीकरण में हम क्या करेंगे? इसके निर्जलीकरण के चिन्हों, वजन, जैविक चिन्हों यानी वाइटल साइन, BP पल्स वगैरह देखेंगे।
द्रव ग्रहणता व निष्कासन यानी फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, कितना वो पानी ले रहा है और कितना फिर उसके शरीर से बाहर निकल रहा है, एवं प्रयोगशाला जांच के परिणामों यानी लेबोरेटरी फाइंडिंग पर निगरानी रखते हैं। इनका प्रलेखन यानी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और असामान्य जांच प्रमाणों पर यानी एबनॉर्मल फाइंडिंग के बारे में डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए तो हमें क्या क्या चीज़ें, उसका बच्चे का वजन, उसके ब्लड प्रेशर, वाइटल्स चेक करेंगे, सारा कुछ, कितना फ्लूइड ले रहा है और कितना शरीर से बाहर निकल रहा है, लैब में उसकी क्या क्या मतलब लैब टेस्ट करवाएंगे, उसका ब्लड टेस्ट। इसके अलावा सारी चीज़ों को हम डॉक्यूमेंट कर लेंगे, सारा कुछ लिख लेंगे और फिर उसके बाद अगर एबनॉर्मल रहा तो डॉक्टर को बता देंगे। ठीक है, क्रॉनिक यानी कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन का समझ आ गया। ये डिहाइड्रेशन समझ आया क्या क्या था। हाँ, इसमें बच्चे का वजन, उसके निर्जलीकरण के चिन्ह, वाइटल साइन, फ्लूइड इनटेक आउटपुट, लेबोरेटरी फाइंडिंग, इन सबको लिख लेंगे एक जगह। अगर एबनॉर्मल रहा तो डॉक्टर को बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि त्वचा की क्षति यानी कि स्किन ब्रेकडाउन को रोकने हेतु यानी कि त्वचा को फटने से रोकने के लिए दस्त से गंदे डायपर या कपड़ों को बदलते हैं, जो गुदा द्वार के आसपास के क्षेत्र यानी पेरिनियल एरिया को जिसको कहते हैं उसको सूखा और साफ रखते हैं। बच्चे को प्रदाहित त्वचा को खुरचने एवं रगड़ने से रोकेंगे एवं त्वचा को जलन यानी इरिटेशन से बचाने के लिए रक्षात्मक अवरोधक क्रीम या प्रोटेक्टिव बैरियर क्रीम जैसे जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें समझ आ गया कि अगर त्वचा फट रहा है, कट रहा है, तो अब बच्चे को डायपर लगा होता है और डायरिया हो रहा है बार बार, तो उसके वजह से ऑफ कोर्स उसको पूरा इरिटेशन, इचिंग, ये सब हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो डायरिया को के कंडीशन में जो डायपर है उसको चेंज करेंगे और पेरिनियल एरिया जो है पूरा जो नीचे का पोर्शन है अच्छे से उसको क्लीन करेंगे, ड्राई रखेंगे, उसको सुखाएंगे। ठीक है, और उसको खुरेचने, रगड़ने ये सब से रोकेंगे बच्चे को और एक क्रीम लगा देंगे, प्रोटेक्टिव क्रीम जो जिंक ऑक्साइड है। एग्ज़ाम में आपको यहाँ जिंक ऑक्साइड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये डायरिया में यूज़ किया जाता है एज अ क्रीम। ठीक है, टैबलेट भी आता है, इसको टैबलेट में भी दिया जाता है बच्चे को। तो ये काम समझ में आ गया क्या करना है। इसके अलावा नियमित अंतराल पर मुंह की देखभाल करते हैं, मतलब बच्चे का मुंह सूखा ना हो, ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको देखभाल करेंगे। मरीज की स्थिति में सुधार होने पर डॉक्टर की सहमति से मुंह द्वारा आहार एवं तरल पदार्थ अर्थात ORT, ओरल जो मतलब थेरेपी देते हैं, ये स्टार्ट करेंगे। यानी कि मुंह से अगर देखेंगे कि पेशेंट का अगर कंडीशन ठीक है तो डॉक्टर को बताकर और उसको मतलब मुंह से आहार देने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा गंभीर निर्जलीकरण में, यानी जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए, शरीर में पानी की कमी हो जाए, तो सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ों को आकलन करना है, जैसे वाइटल साइन, उसका बच्चे का वजन, कितना पानी ले रहा है, कितना शरीर से बाहर निकल रहा है, उसका ब्लड टेस्ट में क्या आया, फिर सभी को लिखकर अगर एबनॉर्मल रहा तो डॉक्टर को बताना है। ये काम समझ आ गया। इसके अलावा अगर त्वचा फटा हुआ है, सूखा है, बहुत ड्राई है, तो उस कंडीशन में अगर लूज मोशन हो रहा है तो बच्चे का डायपर चेंज करना है, पेरिनियल एरिया को अच्छे से क्लीन और सूखा रखना है, रगड़ने से रोकना है, एक प्रोटेक्टिव क्रीम यानी कि जिंक ऑक्साइड लगा देंगे। ठीक है, इसके अलावा उसके मुंह को देखभाल करना है बच्चे का, और अगर सुधार आ जाता है मरीज की स्थिति में तो मुंह से ही आहार या तरल पदार्थ दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हमने देखा। कहाँ, जब गंभीर निर्जलीकरण हो, और जब बहुत हल्का निर्जलीकरण है यानी कि डिहाइड्रेशन नहीं है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे माँ को कि आप अपना ब्रेस्ट फीड करवाते रहिए और पहले से ज़्यादा पानी दीजिए बच्चे को, फ्लूइड दीजिए, दूध, ये सब। और अगर प्रत्येक दस्त के बाद ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बच्चे को पेय पदार्थ ज़्यादा देने के लिए सलाह देंगे। ठीक है, तो एक्यूट और क्रॉनिक दोनों कंडीशन में नर्सिंग मैनेजमेंट समझ आया।
कमेंट कीजिए। नर्सिंग मैनेजमेंट समझ आ गया एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन में? एक्यूट और क्रॉनिक यानी कंडीशन में समझ आ गया? हाँ। डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन, हाँ ठीक है। जब डिहाइड्रेशन नहीं हो, डिहाइड्रेशन जब नहीं रहेगा तो उसमें हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस माँ को कहेंगे कि आप अच्छे से मतलब बच्चे को दूध पिलाते रहिए बस, और कुछ नहीं, और पानी दीजिए। अगर डिहाइड्रेशन नहीं है तब, अगर डिहाइड्रेशन है बहुत गंभीर है तो आपको यहाँ पर मैंने जैसे बताई वाइटल्स वगैरह चेक करना है, इनटेक आउटपुट लेबोरेटरी फाइंडिंग देखना है और फिर डॉक्यूमेंट करना है, लिख लेना है। अगर एबनॉर्मल रहा ये सारी चीज़ें तो डॉक्टर को बता देंगे। उसके अलावा अगर बच्चा बार बार स्टूल पास हो रहा है तो डायपर उसको चेंज करके पेरिनियल एरिया क्लीन करके सुखाएंगे, इचिंग रगड़ने से रोकेंगे, इरिटेशन को रोकने के लिए प्रोटेक्टिव क्रीम जिंक ऑक्साइड लगाएंगे। ठीक है। इसके अलावा नियमित अंतराल पर मुंह की देखभाल करेंगे और अगर सुधार रहेगा पेशेंट के हालत में तो उसको हम मुंह से आहार और तरल पदार्थ लेने के लिए कह देंगे। ठीक है। हाँ, ORT, ओरल जो रिहाइड्रेशन थेरेपी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो अब सभी लोग बताइए, आज जो हमने डायरिया टॉपिक पढ़ा ये क्लियर हुआ सभी को? इसमें किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? इसमें किन्हीं को डाउट तो नहीं है? हमने क्या पढ़ा? हमने डायरिया पढ़ा, डायरिया। ठीक है, दस्त जिसको हम कहते हैं, दस्त। ठीक है। अब डायरिया में हमने आज क्या क्या पढ़ा कि ये क्या होता है? जो 3 या 3 से ज़्यादा बार स्टूल पास होगा उसको हम डायरिया कहेंगे। इसके अलावा हमने पढ़ा कि ये इसका क्या क्या क्लासिफिकेशन है, यानी कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके 3 मेन बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया था, उसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा इसके कारण के बारे में हमने पढ़ा, क्या क्या कारण से होता है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके साइन सिम्टम, चिन्ह एवं लक्षण, साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, चिन्ह एवं लक्षण। फिर हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा कि इसके साइन सिम्टम के बाद हम इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट में हमने क्या क्या देखा? एक तो देखा कि हमने मेडिकल मैनेजमेंट, दवाइयों में क्या क्या दिया, मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या किया, और दूसरा हमने देखा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या किया। ठीक है, नर्सिंग में क्या क्या मैनेज किया। और नर्सिंग में भी हमने जब डिहाइड्रेशन नहीं होगा और जब डिहाइड्रेशन होगा, जब नॉट डिहाइड्रेशन रहेगा यानी कि, तो उसमें हमने क्या करना है, और डिहाइड्रेशन के केस में क्या करना है। मेडिकल में तो जैसा कि अगर बुखार है तो एंटीपायरेटिक, वॉमिटिंग है तो एंटी इमेटिक, पेट में दर्द है तो एंटी स्पाज्मोटिक, इस तरह की दवाइयाँ दे दी। तो अब यहाँ से आप लोग बताइए, ये हो गया आपका समरी। ये क्या हो गया? एक समरी हो गया, कंक्लूज़न हो गया क्लास का, कंक्लूज़न। ठीक है, समरी हो गया, जिसको शॉर्ट में मैं बता दी। यहाँ पर आप लोग बताइए कि किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? बताइए, किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। अब आज का जो हम लोगों ने टॉपिक है वो कंप्लीट किया, डायरिया। कौन सा टॉपिक आज कंप्लीट किया? डायरिया। और आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया। क्लास के बाद आप लोग सभी एक बार प्लीज़ PDF को अच्छे से रिवीजन कीजिए, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीच बीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो जो पॉइंट मैं बता रही हूँ कि यहाँ से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लीज़ उसको कॉपी में, पेज में तुरंत लिखिए। ठीक है, और जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो उसको देखिए एक बार। ठीक है, तो इस तरह से क्लास ख़त्म होने के बाद एक बार रिवीजन कीजिए आप लोग, उसके बाद ही सोना है खा पी कर। ठीक है, तो आज की क्लास में डायरिया हो गया कंप्लीट। फिर नेक्स्ट क्लास में हम वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन पढ़ेंगे।
तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और जो भी डाउट है वो हम नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं, और आई होप कि आप सभी को क्लियर ही है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। तब तक के लिए टेक केयर।